हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। कंटीजेंसी प्लान आज का हमारा एजेंडा है। हमारा ट्रेनिंग जो टॉपिक है ये, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कंटीजेंसी प्लान क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन करता है और क्यों ज़रूरी है ये, और इसे कैसे करना है। कंटीजेंसी प्लान, इसको आईएटीएफ की जो है रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है कि कंटीजेंसी प्लान आपके कंपनी में होना चाहिए। इसको कैसे समझें? जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व है, और उस रिस्क को मिटिगेट यानी कि कंट्रोल करने के लिए आपने जो भी उसके ऊपर अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस लिए हैं उसको बोलते हैं कंटीजेंसी प्लान। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मूवी वगैरह में अगर हम कोई प्लान करते हैं, किसी को चोर को पकड़ने के लिए रॉबरी हुई है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से जा सकता है, तो पुलिस उस हिसाब से प्लान करती है। उल्टा रिवर्स, जो चोर होता है उसे कैसे डकैती करनी है, तो वो भी उस हिसाब से प्लान। तो कंटीजेंसी प्लान मतलब आपके सामने जो रिस्क हैं, वो चोर है, उनको कैसे आपको पकड़ना है और कैसे उन पे कंट्रोल करना है। तो इसको करने के लिए हम 1 बाय 1 समझते हैं स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो भी यूटिलिटी सोर्सेज है, अगर वो फेल होते हैं तो आपके पास प्लान बी क्या है, अल्टरनेटिव प्लान क्या है, और उसको आपको कैसे एक्टिव रखना है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्लान करना है। तो स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है, जो भी आप प्लान करो उसे एवल्यूट करो, सिमुलेशन करो, यानी कि वो वैलिड है नहीं है उसके अंदर अपडेट करो। तो उसका सपोज दैट हम एनुअली प्लान करते हैं, तो साल में एक बार हमें उसको चेक करना है कि वो प्लान एक्टिव है कि नहीं है। अब यूटिलिटी के अंदर सब कुछ आता है, पावर, फ्यूल, जो भी रिसोर्सेज आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, उन सब के प्लान बी की बात करता है। तो जैसे डीजी सेट की ज़रूरत हम तब पड़ेगी जब हमें जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर सप्लाई हमने ले रखी है, अगर वो कट हो जाती है, पीछे से पावर नहीं मिल पाती है, तो हमारे पास डीजी सेट होना चाहिए। अब डीजी सेट भी कई बार फेलियर हो जाए, उस केस में हमारे पास एक और सेकंड लेवल का अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। हमारे पास रेंटल डीजी के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, और उसको हमें एक्टिवली चेक करते रहना चाहिए। अब यूटिलिटी के बाद वाटर आता है, फ्यूल्स आता है, और सारी चीज़ें आती हैं, तो सेम चीज़ें हमें उसके साथ करनी। इसके बाद यूटिलिटी के साथ ही हमारा आता है, सबसे बड़ा हमारा एसेट होता है मैन पावर। अगर मैन पावर शॉर्ट है, स्ट्राइक है, तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। सपोज दैट हमारे पास कॉन्टेक्चुअल वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने एक कॉन्ट्रेक्चुअल वेंडर रखा हुआ है, अगर वो मैन पावर नहीं दे पा रहा या वहाँ पे कोई दिक्कत है, तो हमारे पास प्लान बी में एक से ज़्यादा सप्लायर होने चाहिए, वेंडर जो मैन पावर सप्लाई कर सके टाइमली। और स्ट्राइक करते हैं तो हमें क्या करना है, तो कमेंट करके आप बताइएगा कि हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा की इक्विपमेंट फेलियर। उसके अंदर जो भी हमारी इंडस्ट्री को रन करने के लिए की मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो फेलियर हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए। तो की इक्विपमेंट में हमारी प्रोडक्शन मशीन आ जाती है, टेस्टिंग इक्विपमेंट आ जाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, अदर चीज़ें जो हमारे को सपोर्ट करती है प्रोडक्शन में, लिफ्ट, क्रेन, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो सपोज दैट हमारी एक मशीन फेल हो जाती है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव मशीन होनी चाहिए, और उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट अल्टरनेटिव होने चाहिए। अगर हमारा टेस्टिंग इक्विपमेंट फेल हो जाता है, तो हमारे पास एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहां जाके हम उसको टेस्ट कर सके। सेम इक्विपमेंट अगर फेलियर हो जाता है, तो हमारे पास एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और उन वेंडर के नंबर, कॉन्टैक्ट या उस फैसिलिटी की डिटेल हमारे पास एक्टिव होनी चाहिए। इसी के साथ आता है कि हमारे यहाँ पे जब भी हम कोई इंसिडेंट देखते हैं, जो नेचुरल डिसास्टर बोलते हैं, सपोज दैट फायर हो गई, आग लग गई कंपनी में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास अल्टरनेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो करंट मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है कि मारुति का एक वेंडर है जो एयर कंडीशनर बनाता है, उसकी फैक्ट्री पूरी जल के राख हो गई। तो अब मारुति के लिए तो वो वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका मेजर सप्लायर था वो। तो उन्होंने रातों रात अपनी कंपनी वहीं साइड में जो है तो कुछ यूनिट्स लेके, प्लांट छोटे छोटे, वो बहुत बड़ा प्लांट था, तो उनके अंदर चालू किया। उसके पास अल्टरनेट अपनी बी यूनिट अदर लोकेशन पे थी नोएडा में, उससे भी उन्होंने कुछ सपोर्ट की। तो इसी तरीके से आपके पास इस इमरजेंसी से निपटने के लिए आपके पास अदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, और वंस इन ए ईयर उसको एक्टिवली चेक करना चाहिए।
इसके बाद आता है अगर हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है या सुनामी आती है, तो उसके लिए भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड में लिखा है रीअकरेंस। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तब आपको उसके लिए करने की ज़रूरत है। अगर हमारा एरिया अर्थक्वेक जोन में नहीं आता है तो एटलीस्ट हमारे पास मॉक ड्रिल होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का हमें अल्टरनेटिव अवेलेबल रखना है। जहाँ पे सुनामी आती है, अगर कहीं समुंदर है ही नहीं तो वहाँ सुनामी कहाँ से आएगी। फ्लड आते हैं यानी कि जहाँ नदी है ही नहीं तो वहाँ कैसे आएगी। तो वो आपके उसमें डले होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। इसी तरीके से दोस्तों, और आपकी कंपनी में जितने भी तरीके के रिस्क हैं वो रिस्क एनालिसिस के टाइम निकालते हैं, तो आपके पास होना चाहिए कि आपको उन रिस्कों को कैसे मिटिगेट करना, कैसे आउटकम निकलना है। तो दोस्तों ये आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई कमेंट करके आप मेरे को बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।